Today we will start a new chapter, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि व्हाट वाज द इफ़ेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि क्या क्या चेंजेस थे या क्या इफ़ेक्ट आया जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रूल किया था इंडिया में, तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ उससे। ओके, तो इसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही सिर्फ ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस कंट्रीज़ के पर्सन्स ने ही रूल किया। हर जगहों पे मतलब पूरे वर्ल्ड में हर कोने में जा जा करके इन लोगों ने रूल किया था। सिर्फ इनका पर्पस रूल करना नहीं था, इनका पर्पस ट्रेडिंग करना था होता था। क्या करना होता था? ट्रेडिंग। बट कुछ रीजंस की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से या सिचुएशन कंडीशंस की वजह से ये लोग क्या करने लगे थे कि वहाँ पे रूल करने लगे। ओके, तो ज़रा देखते हैं अपन इसमें क्या है। अरुणा वॉज द रीडिंग द न्यूज़ पेपर इन द मॉर्निंग वाइल her daughter Purva was sitting beside her and doing her homework. Aruna read a loudly. Revolution in live. Hearing this, Purva asked, "Why do peoples revolt?" Aruna answered, "When the need of peoples are not satisfied and people face economically crisis, they revolt. In our country also during the British rule, the condition of the people was very bad and the resulted in a revolt. Let me tell you about the life of the Indian at the time." इट मीन्स उसमें मतलब एक बेटी होती है और मतलब उन दोनों के बीच में बात होती है और वो क्वेश्चंस करती है कि जो रिवॉल्ट होता है, लोग रिवॉल्ट क्यों करते हैं, क्या रीजंस होता है रिवॉल्ट के, मतलब क्या चीज़ों की वजह से। तो वो उनका आंसर जो होता है, उनका आंसर वो होता है कि लोग जब अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते और पीपल्स जो होते हैं वहाँ के इकोनॉमिकली क्राइसिस की जैसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं? रिवॉल्ट करते हैं। यानी कि ऐसी कंडीशंस में जो है। ओके, तो वैसा ही ब्रिटिशर्स जब आए थे तो ऐसी कंडीशंस हमें बहुत सारी देखने को मिली थी जहाँ पे क्राइसिस, इकोनॉमिकली क्राइसिस देखने को मिले थे और जो है पीपल्स थे वो अपनी बेसिक नीड्स जिसको बोला जाता है उसको क्या नहीं कर पा रहे थे, फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे एंड सेटिस्फाइड नहीं थे वो एक तरीके से उनके वर्क से। तो इसीलिए लोग रिवॉल्ट करते हैं। इट मीन्स अगर हम नॉर्मली बात करें, कोई आपसे किसी चीज़ के लिए बोले कि आप ऐसा करिए, वैसा करिए, ये करिए, वो करिए, यानी बाउंडेड में रखे आपको, तो आप भी कहीं ना कहीं वर्क करना आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। इट मीन्स जैसे सपोज दैट इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएँ कि आप वहाँ पे एक तरीके से क्या होगा, मतलब बोल सकते हैं आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे उस चीज़ से। जैसे ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, उनको टैक्सेस पे करना पड़ता था इंडियंस को, है ना। प्रोडक्शन इतने अमाउंट में नहीं होता था, उतने उससे ज़्यादा टैक्सेस पे करना पड़ता था। जैसे एक फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि असम के जो बागान थे, मतलब टी कॉफ़ीज़ जो बागान थे, वहाँ पे उनको एक तरीके से बाउंड्री के अंदर रह कर के वर्क करना पड़ता था, यानी कि लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे पीपल्स के लिए, मतलब इंडियन पीपल्स के लिए। तो और बहुत रूल रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते थे और लगभग लोग 5-5 6-6 साल हो जाता था, मतलब एक ही बाउंड्री के अंदर, चार दीवारी के अंदर वर्क करते थे। ओके, तो इस टाइप की कंडीशंस जब फेस करते हैं पीपल्स, तो वो उस कंडीशंस में रिवॉल्ट करते हैं। यहाँ पे सपोज दैट भाई अपना जो लीडर है वो है पीएम नरेंद्र मोदी, अगर वो कोई डिसीजंस लेते हैं और अगर पीपल्स जो यहाँ के लोग हैं, आम जो पीपल्स लोग हैं, उनको अगर डिसीजन से कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे एक डिमोनेटाइजेशन वाला लिया था। ओके, जो नोट्स पेपर डिमोनेटाइजेशन किया था, नोटबंदी इसको बोला जाता है, उसमें ये था कि आम लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो लोग कुछ चीज़ों का अगेंस्ट जाते हैं, मतलब विरोध करते हैं, अपोज करते हैं। तो इस वही आगे चल के बड़ा रूप क्या ले लेता है? रिवॉल्ट का रूप ले लेता है। ओके, नाउ इंडियन वॉज द इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरियस till the 18th century. The monarchy that followed the death of the Aurangzeb could not weaken it. It has been admitted by the historians across the world that the industry's production techniques and the organization of trade in India were unmatched at that time. The same country, India, became poor and the bankrupt.
during the nearly 200 years of the British rule. In become the country that the supply raw material to the factories in England and the offered a large market for the finished product of the factories in England. इट मीन्स अगर हम बात करें तो औरंगजेब की डेथ होने के बाद, मतलब मृत्यु होने के बाद, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश टाइमिंग पे औरंगजेब ही रूल कर रहा था इंडिया में, उसकी डेथ होने के बाद तो ये इन लोगों ने जो है रूल करना स्टार्ट कर दिया और इंडिया से जो रॉ मटेरियल था, इंग्लैंड की जो फैक्ट्रीज़ थी, इंडस्ट्रीज़ थी, उनके लिए जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने लगे और वहाँ से मैन्युफैक्चर करके और जो गुड्स होती थी उनको यहाँ पे आकर के बेचते थे, मतलब सेल करते थे। तो यानी कि 2 years एगो की बात की जा रही है, मतलब एगो मतलब इट मीन्स 200 साल लगभग आसपास। ओके, इसमें कुछ दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द रॉ मटेरियल? क्या रॉ मटेरियल्स थे ऐसे? तो उस टाइम पे मतलब इंग्लैंड मार्केट में जिस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड होती थी वही क्या करते थे, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते थे वो लोग। तो उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो क्या करते थे, इंडिया में आकर के इंडियंस पीपल्स को मतलब फोर्स करते थे कि आपको क्या करना है, इसकी क्रॉप करना है या इसका फार्मिंग करना है, जिससे कि उस प्रोडक्ट को इजीली क्या किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोथ्स की बात करें तो इंडियन मार्केट में क्लोथ्स बहुत ज़्यादा फेमस था, मतलब कॉटन क्लोथ्स इसकी बात करते हैं। तो जो इंडिया से रॉ मटेरियल जो होता है कॉटन वाला, यानी कि कॉटन की यहाँ एग्रीकल्चर कराते थे, क्रॉप कराते थे, एंड क्या करते थे, क्रॉप कराने के साथ साथ में वो उस रॉ मटेरियल को कहाँ लेके जाते थे, इंग्लैंड, और वहाँ पे क्या करते थे, मैन्युफैक्चर करते थे। तो इस तरीके से इन लोगों का काम होता था और इंडिया क्या होता जा रहा था, इकोनॉमिकली वीक होता जा रहा था धीरे धीरे। ओके, गिव सम एग्जांपल ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें आपको सम एग्जांपल्स देने हैं रॉ मटेरियल के। मेक ए लिस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल सप्लाई बाय आवर विलेजेस। आपको रॉ मटेरियल कौन कौन से सप्लाई किए जाते थे उसकी लिस्ट बनानी है जिस अपने विलेजेस से। ओके, मेक ए लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रॉ मटेरियल एंड द प्लेस टू विच दे आर सप्लाइड। तो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इनको देखिएगा। ओके, तो ज़रा हम देखते हैं मतलब कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स एंड द एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। पीजेंट्स मतलब जो फार्मर्स एक तरीके से कह सकते हैं, किसान जो कि खेतों में काम करते थे, उनको पीजेंट्स कहा जाता। तो उनकी कंडीशन क्या थी जब एग्रीकल्चर मतलब ब्रिटिश टाइमिंग में एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं। द ब्रिटिश गॉट ए न्यू अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर इनकम आफ्टर द acquisition of the divine right to collect and revenue of Bengal, Bihar and Odisha. They are started exploiting peasants to earn more revenue, and as a result that the peasant become a poorer. Many times the peasants had to sell their jewelry to pay the revenue. A large number of peasants had to borrow money from the money lenders and consequently fell into a debt trap. Farming lost their land and agriculture suffered in many regions of India. Moreover, Bengal witnessed a tribal farming in the year 1770 CE, in which lakhs of peoples died of starvations. It means मतलब पीजेंट जो थे उन लोगों ने एक डिवाइनी राइट चलाया था उनका। उसमें ये था कि मतलब टैक्सेस जो है कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू जो लैंड रेवेन्यू जो थे, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू टैक्स, मतलब उनको राइट था मतलब भू राजस्व कलेक्ट करने का, जिसको बोल सकते हैं अपन लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का। तो ये क्या है, टैक्सेस जो है बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा में लिया जाता था। ओके, बाय द ब्रिटिशर्स द्वारा पीजेंट से। और जो पीजेंट हुआ करते थे बेचारे, कभी कभी क्या है अपना मतलब इतना अर्निंग नहीं होता था, उससे ज़्यादा टैक्सेस पे किया जा रहा था, यानी उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो उनको कभी कभी टैक्सेस पे करने के लिए अपने खुद के घर में रखे हुए ज्वेलरी जो होती थी उसको भी बेचना पड़ता था ताकि टैक्सेस पे किया जा सके। एंड अगर कुछ पर्सन्स ऐसे भी थे जो कि क्या करते थे,
मनी लेंडर से पैसे उधार लेकर के क्या करते थे, टैक्सेस को चुका देते। तो इस तरीके से जो कंडीशंस थी किसकी, पीजेंट्स की, बहुत ज़्यादा कंडीशंस ख़राब थी। उन लोगों ने मतलब क्या होता था कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको, उनका जो टैक्सेस होता था वो फिक्स टैक्स होता था। फिक्स टैक्स मतलब जैसे मान लीजिए क्रॉप आपको एक लैंड दे दिया, तो उस लैंड पे आपको 10 मतलब 20% या 30% या 50% वॉट एवर इट इज़, जो भी परसेंट हो, उन्होंने एक फ़िक्स अमाउंट कर दिया कि इतने फ़िक्स अमाउंट पे आपको क्या करना है, पे करना है। जैसे आपको 100 यूनिट्स हैं, मान लो सपोज दैट 100 रुपये इनकम करते हैं किसी एरिया में, फॉर एग्जांपल 100 मतलब 100 इनकम होती है, तो उसमें से आपको 70 रुपीज़ गवर्नमेंट को पे करना है, यानी कि 70% आपको गवर्नमेंट को पे करना है, यानी 70 रुपये, और 30 रुपये आप अपने पास रखेंगे, 30 रुपीज़। ओके, यानी कि जो इनकम है वो 100 हो रही है उसमें से, लेकिन आपको अपनी इनकम का कितना परसेंट देना है, 70% देना है। तो यानी कि लैंड रेवेन्यू है। ओके, तो ये आपको पे करना है। ओके, अगर सपोज दैट कभी कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है कि फ्लड आ जाए, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, या फिर ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाए, या कुछ ऐसी क्लाइमेटिकली कंडीशंस आ जाएं, या क्लाइमेटिकली मतलब जिसको बोल सकते हैं नेचुरल हज़ार्ड या डिजास्टर आ जाए, जिसकी वजह से आपकी फसल नष्ट हो जाए या क्रॉप नष्ट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उस ईयर तो आप पे नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि 100 में से आपका 100 में से 1% भी कहीं ना कहीं आपको अर्न नहीं हुआ, क्योंकि पूरा डिस्ट्रॉय होगा आपका फसल। बट आपको तो टैक्स पे करना है, यानी कि आपका जो 70% जो टैक्स था इस ईयर का बढ़ जाएगा, देन नेक्स्ट ईयर आपकी क्रॉप होगी तब भी आपको 70 देना। तो इस तरीके से जो है जो पीजेंट्स थे वो बेचारे क्या हो रहे थे, कर्ज में डूबते चले जा रहे थे। तो इसलिए उनको टैक्सेस भी पे करना पड़ता था, चाहे फसल या एग्रीकल्चर हो या ना हो, उनको पे करना है, मतलब करना है। इस तरीके से ब्रिटिशर्स के कुछ रूल रेगुलेशंस थे, और इन लोगों ने इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस बाउंडेशंस लगा के रखी हुई थी। ओके, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस enforced permanent settlement act in order to the collect revenue. As per this act, the company fixed the revenue on the annual basis. The zamindar landlords were given the permanent right of land and revenue collection. This is how a class of the landlord loyal to the company was created. This act also ensured that the income of the company, against this the peasants who worked hard in the hot sun to cultivate the land and grow crops were exploited. इट मीन्स मैंने वही आपको बताया है, वो एग्जांपल आपको मैंने दे करके आपको बता दिया कि इस तरीके से जो सिचुएशन होती है, यानी कि जो वहाँ पे लैंडलॉर्ड थे वो क्या करते थे, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, और इस तरीके से उन्होंने जो फिक्स कर दिया, फिक्स मतलब जो टैक्स है वो फिक्स कर दिया, जो जिसको बोला जाता है लैंड रेवेन्यू टैक्स, यानी कि लैंड रेवेन्यू जो फिक्स कर दिया कि आपको इतना % देना है, यानी कि देना है। तो इसको क्या बोला जाता था, परमानेंट सेटलमेंट बोला जाता था। क्या बोलते थे, परमानेंट सेटलमेंट। और ये किसने स्टार्ट किया था, किसने लगाया था, जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ओके, क्लियर। नाउ इससे क्या हो रहा था, जो पीजेंट्स थे या इंडियंस थे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, शोषण हो रहा था बहुत तरीके से। लोग आत्महत्या कर रहे थे, छोड़ के भागना चाहते थे, तो उनको छोड़ के जाने भी नहीं दिया जाता था। इतने रिस्ट्रिक्शंस के उनको जाने की परमिशन भी नहीं होती थी, क्योंकि उनको 4 दीवारी के अंदर भी रखा जाता था। विदाउट परमिशन से वो बाहर भी नहीं जा सकते थे उस बाउंड्री के। तो इस तरीके से उनको इतने रिस्ट्रिक्शंस में रखने के साथ साथ में उनको कहीं ना कहीं क्या किया जाता था, एग्रीकल्चर वर्क भी कराना था और साथ में टैक्सेस भी पे कराते थे, मतलब ज़बरदस्ती से। इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय द लैंड रेवेन्यू, मेक अ लिस्ट ऑफ द टैक्सेस पेड बाय अस। यानी कि लैंड रेवेन्यू क्या होता है, जो लैंड पे जो टैक्सेस पे किए जाते हैं उसको लैंड रेवेन्यू कहा जाता है। आपको लिस्ट बनानी है जो कि टैक्सेस पे किए जाते हैं, किए गए हैं हमारे द्वारा। ओके, किए जा रहे हैं। ओके, if farming occurred in modern time, the people suffered less. Why did they suffered more during the British rule in India? ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा सोचेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। आप देखिए, इसमें आप देखेंगे एक साइड में जो पिक्चर दी गई है लॉर्ड कॉर्नवालिस की दी गई है, और दूसरा दिया गया है इम्प्रोविज्ड पीजेंट्स की। ओके, तो किस तरीके से बेचारे परेशान हैं जो पीजेंट्स लोग हैं। नाउ हम देखते हैं अभी सोशल
यानी कि इफ़ेक्ट सोशल लाइफ, इफ़ेक्ट ऑन द सोशल लाइफ, किस तरीके से सोशल लाइफ इफ़ेक्ट हुई थी या होती है. ओके. Warren Hessington, the person who was given to job of the collecting revenue, was known as the collector. He also performed the function of judge. The British system of administration destroyed our ancient system of self-rule. In the ancient time, every village was like a small republic. Gram Panchayat handed the administration of the entire villages. These panchayat was like the backbone of self-rule in our country. These institutions of the local self-rule stood their ground even during the time of the foreign invasion and the Sultanate period, but were destroyed due to the administration policies of the Britishers. It means सोशल लाइफ को किस तरीके से इफ़ेक्ट किया, ओके, किसने, ब्रिटिशर्स के रूल ने. तो वहाँ पे देखेंगे कि जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, है ना, टैक्सेस कलेक्ट करता था, उसको कलेक्टर बोल दिया जाता था. यानी कि ये जो उपाधि दी गई थी, ये जो जॉब दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, वारेन हेसिंगटन के द्वारा दी गई थी. ओके. और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, मतलब पहले से चली आ रही थी चीज़ें, उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया और अपनी एक नई जो पॉलिसीज़ थी उनको इम्प्लीमेंट कराया. यानी कि जो ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उन्होंने जो ब्रिटिशर्स बोलेंगे वही इंडियंस करते थे और वही करना पड़ता था. ओके. ऐसा नहीं है कि जो मतलब जो ट्रेडिशन था एंशिएंट टाइम से जो चला आ रहा था, इंडियंस उसको फॉलो कर रहे थे, वो ट्रेडिशन उन्होंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया. ओके. तो ऐसा नहीं होता था. क्लियर. तो इस तरीके से जो है आप देखेंगे कि जो पंचायती राज सिस्टम था वो चला आ रहा था और एक तरीके मतलब पंचायत वगैरह होती थी, एक बहुत बड़ा सिस्टम था पहले जो सल्तनत काल से टाइमिंग से था. जैसे बैठ करके लोग पंचायतें करते थे, एक जगह पे बैठ जाते थे और पंचायतें किया करते थे. तो वो धीरे धीरे इन लोगों ने क्या कर दिया, सिस्टम ख़त्म कर दिया. ओके. तो वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट क्लास रिमेनिंग पोर्सन. हम इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे. ओके. सो यहाँ पे अभी इतना ही काफ़ी है. थैंक यू सो मच.